जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज के इस वीडियो में हम बजट 2022-23 को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, एकदम ही आसान भाषा में। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो फिर भी एक नागरिक होने के नाते आपको बजट में क्या क्या किस के लिए लाया गया है इसके बारे में पता रहना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में बड़े ही आसान भाषा में हम बजट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है खास। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मुझे फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। आपको मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। अब देखिए, आपने अगर एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिला सकते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे एकदम ही नॉमिनल प्राइजेस पर। मतलब कि हमारा जो एजेंडा है, हमारी जो टैगलाइन है कि हर गांव से हम सितारे निकालेंगे, तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइसेस में प्रोवाइड करना यही हमारा काम है और यही हम कर रहे हैं। और जो क्वालिटी है वो तो मतलब एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाए हैं, बताए हैं कि किस तरीके से हमारे वीडियोस में से ही इनफैक्ट जो मेंस का पेपर हुआ है यूपीएससी का, उसमें भी सभी क्वेश्चन जो है वो हमें वीडियोस में से देखने को मिले हैं। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर बजट जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बजट होता क्या है? देखिए, क्या है कि हमारे घर में हमारी कुछ इनकम होती है, हमारे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यही जो चीज है कि हम कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करेंगे, उसी को हम कहते हैं बजट। इसी को अगर हम बड़े लेवल पर लेकर जाए, कंट्री के लेवल पर लेकर जाए, तो वो हो जाता है किसी देश का बजट। जैसे कि यहाँ पर रिसिट्स मतलब कि पैसा जो है वो कहां से आ रहा है, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जो है वो कहां पर जा रहा है, इसी को कहा जाता है बजट। अभी जो शब्द है बजट, क्या हमें ये हमारे संविधान में देखने को मिलता है कहीं पर? तो हमारे संविधान में बजट ये जो शब्द है कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये देखने को मिलता है आर्टिकल 112 में। तो ये भी चीज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स पर। याद कीजिए 2021 का जो मेंस था यूपीएससी का, मतलब 2022 में जो हुआ था, उसमें जीएस पेपर 3 में रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में का जो डिफरेंस है वो पूछा गया और उसके कंपोनेंट्स भी पूछे गए। तो यहां पर जो कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू बजट की। तो रेवेन्यू बजट देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, बजट में क्या होता है, रिसीट्स मतलब पैसा आता है और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा खर्च होता है। अब बजट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट मतलब क्या है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके रिटर्न्स हमको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो कैपिटल बजट होता है मतलब वो कैपिटल में खर्च होता है, कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन करने में, एसेट्स फॉर्मेशन में, तो इस तरीके से उसमें वो खर्च होता है जिसके रिटर्न्स मतलब जो समझ लीजिए जो इंटरेस्ट है वो सरकार को मिलते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू बजट की अगर हम बात करें तो कहां कहां से पैसा आता है, कौन कौन से ऐसे सोर्स है जहां से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। तो उसमें अगर हम देखें तो टैक्स एंड नॉन टैक्स होता है। गवर्नमेंट जो है कुछ टैक्स लगाती है और कुछ नॉन टैक्स के जरिए भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। अब टैक्स मतलब कौन कौन से टैक्सेस है वो तो आपको पता ही है। मतलब यहाँ पर हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस देखने को मिलता है। डायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे टैक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। वही अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो उसमें हमें जीएसटी वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट टैक्सेस यहां से गवर्नमेंट को पैसा आता है। नॉन टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को मिल रहा है, किसी भी चीज का इंटरेस्ट, जैसे हमें होता है ना, हम अगर जो बैंक है उसमें पैसा हमारा डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट हमें मिलता है। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उनको भी इंटरेस्ट मिलता है, जो ग्रांट्स गवर्नमेंट को रिसीव हो रही है। तो इस तरीके से नॉन टैक्स के जरिए भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और ये होता है रेवेन्यू बजट में। अब एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर करती है, तो अलग अलग जगहों पर खर्च करती है। जैसे कि इंटरेस्ट जो पे कर रही है गवर्नमेंट, होता है ना, बॉन्ड्स रिलीज करती है गवर्नमेंट, तो सिक्योरिटीज रिलीज करती है,
तो वो जो परचेस करते हैं उनको इंटरेस्ट जो है वो भी देना पड़ता है। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि भाई फूड सब्सिडी दे दी, अलग अलग तरीके की एलपीजी सब्सिडी, तो अलग अलग तरीके की जो सब्सिडी होती है उसमें गवर्नमेंट जो है पैसा खर्च करती है। डिफेंस में गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। जो ग्रांट्स देती है किसी स्टेट को, ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी हम यहाँ पर रेवेन्यू बजट के एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से रेवेन्यू बजट के जो कंपोनेंट है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं कैपिटल बजट की। कैपिटल बजट में सेम, जो रिसीट है मतलब पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर जो पैसा जा रहा है। अब कहां से पैसा आता है, इसमें डेप्थ एंड नॉन डेप्थ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर डेप्थ अगर हम देखें तो उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये फैक्टर्स होते हैं। अब ये डेप्थ मतलब क्या है ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। मतलब उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक भूमिका है जब हम फिस्कल डेफिसिट को डिस्कस करेंगे उस समय पर। ये जो डेप्थ है ये बेसिकली हम क्या होता है और इसका उपयोग क्या है ये यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बस अभी के लिए मैं आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ाने के लिए इतना बता दूं कि जैसे आपको ये तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट की जो आमदनी है वो 18 होती है, खर्चा रुपया होता है। मतलब आमदनी जो है, जो इनकम है वो कम होती है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होता है। फिर भी अगर हम बजट डेफिसिट देखें तो वो जीरो हमें देखने को मिलता है। मतलब कि जितना आ रहा है उतना ही खर्च हो रहा है, जितना खर्च हो रहा है उतना ही गवर्नमेंट के पास आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, तो यही खेल यहाँ पर डेप्थ में हमें देखने को मिलता है। तो अब क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो गई है, आगे देखेंगे कि किस तरीके से ऐसा होता है। नॉन डेप्थ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे अभी एयर इंडिया, डिसइन्वेस्टमेंट जो है मतलब जहां पर एक कंपनी है, कंपनी में गवर्नमेंट के काफी सारे शेयर्स है, शेयर्स जो है वो बेच देती है गवर्नमेंट। अपनी जो डिसइन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, हम अगर कोई लैंड परचेस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन लैंड अगर बेच रहे हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। उसी तरीके से गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए भी पैसे कमाती है। लोन जो गवर्नमेंट को मिल रहा है वो भी यहाँ पर पैसा मिल रहा है, वो नॉन रिसिट्स में देखने को मिलता है। एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं तो लोन्स अगर गवर्नमेंट किसी को दे रही है, कैपिटल एसेट्स अगर फॉर्मेशन उसका हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पर गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, तो ये सारी चीजें जो है कैपिटल बजट के एक्सपेंडिचर में गिनी जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि गवर्नमेंट के पास 1 रुपया आ रहा है, 1 रुपी गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो 1 रुपए में से कितना कितना हिस्सा कहां से गवर्नमेंट को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, वहां से सबसे ज्यादा पैसा जो है वो गवर्नमेंट को मिल रहा है। मतलब 16 पैसे जीएसटी से गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इसके जरिए गवर्नमेंट को जो है वो पैसा यहाँ पर मिल रहा है। देन उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटीज जो है वहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। देन उसके बाद कस्टम्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेप्थ कैपिटल, बोरोइंग्स। ये जो बोरोइंग्स है ये हमेशा ज्यादा ही रहती है। अब इसका भी जो रीजन है वो हम आगे देखेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। अब जो डेप्थ हमने देखा था, याद कीजिए डेप्थ इंटरनल एक्सटर्नल है ना, तो यहाँ पर बोरोइंग जो है, बोरोइंग मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो ले रही है, उधार जो ले रही है, तो वो यहाँ पर हमें देखने ये हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि वही रीजन है कि आमदनी 18 खर्चा रुपया। वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। अब पैसा कहाँ जा रहा है, अब गवर्नमेंट के पास अगर 1 रुपया आ रहा है तो 1 रुपया खर्च अगर गवर्नमेंट कर रही है तो कहाँ पर कितना कितना पैसा जो है वो खर्च कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट पे कर रही है तो सबसे ज्यादा वहां पर जाता है। देन उसके बाद स्टेट्स जो है उनको जो शेयर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। देन उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उसमें, अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें डिफरेंस क्या है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसमें 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। वही स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो 60-40 75-25 इस तरीके से जो खर्चा है, मतलब 60 रुपीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40 रुपीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, या 75 रुपए केंद्र सरकार से आएंगे, 25 रुपए जो है वो राज्य सरकार देगी। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये जो एक क्रोनोलॉजी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पर क्रोनोलॉजी देखी तो ये कभी कभार क्या होता है, क्रोनोलॉजी आपको पूछ ली जाती है कि सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, कम 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 कहाँ से आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ये आपको पता रहना चाहिए कहाँ से कितना कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है। फिर से हम आते हैं रेवेन्यू बजट पर। रेवेन्यू बजट के कंपोनेंट्स हमने देख लिए, अब आते हैं असल आंकड़ों पर। इस साल का जो बजट है तो असल में रेवेन्यू बजट में से ये जो हमें रिसीट्स देखने को मिल रही है, जितनी भी रिसीट्स देखने को मिल रही है, टैक्स एंड नॉन टैक्स, ये पूरा टैक्स एंड नॉन टैक्स अगर आप मिला दे
तो कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, रेवेन्यू बजट में से कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है। ये पूरा बजट नहीं है, रेवेन्यू बजट का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट में से जो रिसीट्स है तो गवर्नमेंट के पास कितना आ रहा है। तो अगर हम इस बार का बजट देखें तो हमें देखने को मिलता है कि 22,04,422 करोड़ इतने पैसे जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं। वही अगर हम बात करते हैं खर्च की, तो ये जो गवर्नमेंट इतना यहाँ पर खर्च कर रही है रेवेन्यू बजट में, तो गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, तो वो हमें देखने को मिलता है 31,94,663 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पता चल रहा है हमको कि यहाँ पर सरप्लस है या डेफिसिट है। सरप्लस मतलब क्या होता है कि जो इनकम है वो ज्यादा हो रही है और खर्चा जो है वो कम हो रहा है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपए महीने की, आपकी जो खर्च है महीने का वो 20,000 रुपए है, तो आपके पास सरप्लस आपके अकाउंट में 30,000 रुपए बच रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम है 50,000 रुपए, आपका खर्च है 60,000 रुपए, तो आपका डेफिसिट हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, -10,000 देखने को मिल रहा है, डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सरप्लस है या डेफिसिट है, जो खर्च है वो बट ऑब्वियस है ज्यादा है, इनकम जो है वो कम है, मतलब डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट, यहाँ पर जब रेवेन्यू बजट में हम डेफिसिट निकाल रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर का अगर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें डेफिसिट मिलता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 990,241 करोड़, इतना हमें रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इससे रेवेन्यू डेफिसिट हमारा निकल गया, इससे एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है रेवेन्यू डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, कितना हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अगर हमें निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो रेवेन्यू डेफिसिट जितना है डिवाइड बाय जीडीपी ऑफ इंडिया करेंगे तो हमें मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो ये है 3.8% ऑफ जीडीपी इस साल का। तो ये जो कंपोनेंट है रेवेन्यू डेफिसिट, ये भी किस तरीके से निकाला जाता है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट हमारा निकल गया है, वो कितना मिला है 990,241, इतना हमको मिला है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से कि रेवेन्यू बजट की हम बात कर रहे हैं। रेवेन्यू बजट में रिसीट जो है वो तो ठीक है, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है, उसमें इंटरेस्ट पेड ठीक है, यहाँ पर सब्सिडीज ठीक है, डिफेंस ठीक है, ग्रांट्स, यहाँ पर ग्रांट गवर्नमेंट किसको दे रही है, तो वो देती है राज्य सरकारों को। समझ लीजिए कि मोदी जी ने उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है उनको ग्रांट दे दी, उनको पैसा दे दिया। ग्रांट में समझ लो उन्होंने उनको 50 करोड़ रुपए जो है वो ग्रांट में दे दिए। अब जो राज्य सरकार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो ये 50 करोड़ अलग अलग जगहों पर खर्च कर सकती है। हो सकता है कि इन्होंने इस पैसे से कैपिटल एसेट का फॉर्मेशन किया हो, मतलब कि यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया हो राज्य सरकार ने। तो मतलब समझ लीजिए कि यहां पर उन्होंने हॉस्पिटल जो है वो बांध लिया। तो अगर हॉस्पिटल ये 50 करोड़ से बांध लिया है, मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का ये जो 50 करोड़ है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेवेन्यू बजट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लेकिन जो राज्य सरकार है उन्होंने इसे कैपिटल का फॉर्मेशन किया है। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो पैसा है 50 करोड़ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होना चाहिए था, क्योंकि इससे कैपिटल एसेट का फॉर्मेशन हुआ है। और इसीलिए हम यहां पर इफेक्टिव रेवेन्यू बजट जो है वो देखते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो निकालते हैं। तो एक और टर्मिनोलॉजी यहां पर हमको मिल रही है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव मतलब क्या है, जितना भी हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आया है उसमें से जो सरकार ने ग्रांट दी है राज्य सरकारों को, उन्होंने जितना पैसा कैपिटल एसेट में फॉर्मेशन में लगाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, वो हम माइनस कर देंगे, वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और उससे हमको मिलेगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इस बार का अगर हम देखते हैं तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आता है 672,598। मतलब इसमें से ये आंकड़े में से अगर हम इतना माइनस कर देते हैं तो हमें इतना पता चलता है कि इतना जो पैसा है, इतना पैसा जो ग्रांट में पैसा दिया गया है वो राज्य सरकारों ने कैपिटल एसेट की फॉर्मेशन में खर्च किया है। तो वो इन टर्म्स ऑफ अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो इस बार का हमें 2.6% ऑफ जीडीपी जो है इतना देखने को मिलता है। क्लियर है। अब यहां पर हम बात करते हैं कैपिटल बजट की। कैपिटल बजट में जो पैसा आया है वो बेसिकली कितना है, 1740
487 एंड जो खर्च हुआ है वो कितना हुआ है 750-246। तो मतलब अब यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों ही बजट में टोटल कितना पैसा आया और टोटल कितना खर्च हुआ है ये आंकड़े हमको मिल चुके हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं कितने हमको मिले हैं और कितने खर्च हुए हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट कितना है, क्योंकि हमने तो इतना देखा है कि भाई आमदनी अट्टनी है, खर्चा रुपया है, तो मतलब यहाँ पर बजट डेफिसिट ही होना चाहिए। तो टोटल रिसिट्स कितने हैं, टोटल रिसिट्स अगर हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आया है तो वो आया 39,44,909 और वही कितना खर्च हुआ है टोटल 39,44,909। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मतलब टोटल रिसीट जो है मतलब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आया है उतना ही गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ये तो कमाल हो गई है। क्योंकि हमने तो ये देखा है ना कि आमदनी अट्टनी है, पैसा जो आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो कम आ रहा है और खर्च जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो फिर यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है कि जितना खर्च हो रहा है उतना ही गवर्नमेंट के पास आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ऐसे नहीं हो सकता है कि इसमें बजट डेफिसिट जीरो आ रहा है, मतलब जितना आ रहा है उतना ही खर्च हो रहा है, मतलब ये तो जीरो हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है ना, जितना पैसा आ रहा है वो एक्चुअल में है 22,83,713 कितना है 22,83,713 तो फिर ये 39,44,909 कैसे हो गया? कैसे हो गया? सोचिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपए है, ठीक है, ये कितनी है, ये है इनकम, और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो है 60,000 रुपए। अब यहां पर क्या हो रहा है, आमदनी मतलब आपका पैसा जो है वो कम आ रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे सिनारियो में आपके पास ऑप्शन क्या रहता है? मतलब ये जो 10,000 आपके शॉर्ट पड़ रहे हैं, ये 10,000 आप कैसे क्या करोगे? तो 10,000 या तो समझ लीजिए कि आप आपके घर वालों से ले लोगे, या तो हो सकता है कि आपके दोस्त से लोगे। मतलब बेसिकली आपको करना क्या पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है। आपको क्या करना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है। अगर आपने घर में से लिया उसको हम कहेंगे इंटरनल, और अगर आपने बाहर से लिया उसको कहेंगे एक्सटर्नल। तो याद कीजिए डेप्थ हमने देखा था, डेप्थ में क्या था, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब देश जो है वो उधार लेता है, बोरोइंग्स, याद कीजिए सबसे ज्यादा हमारी बोरोइंग्स होती है, क्योंकि इतना जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है वो हम उधार ले लेते हैं। तो उधार जो है अगर हमने देश में से लिया है तो उसको हम कहेंगे इंटरनल डेप्थ, अगर हमने बाहर से उधार लिया है उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल डेप्थ। मतलब बेसिकली क्या है कि कैपिटल बजट में जब हमने देखा था रिसीट्स तो उसमें हमने ये डेप्थ देखा था, याद कीजिए उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल देखा था। तो ये जो डेप्थ है जो मैंने आपको बोला था बाद में बताऊंगा, ये वही है। डेप्थ मतलब होता है कर्जा, डेप्थ मतलब क्या होता है, कर्जा या फिर उधार। ये जो उधार है ये इंटरनली भी लिया जा सकता है, एक्सटर्नली भी लिया जा सकता है। तो ये जो है ये गवर्नमेंट ने उधार लिया है 1661,196 और इसकी वजह से टोटल अगर हमारे पास देखते हैं तो हमारे पास ये जो आंकड़ा है, भली जो गवर्नमेंट है उनके पास यहाँ पर कम पैसा आ रहा है 22,83,713 आ रहा है, जो बचा हुआ शॉर्टफॉल है यहाँ पर गवर्नमेंट ले रही है उधार। इसकी वजह से जो बजट डेफिसिट है हमेशा जीरो रहता है, हमेशा जीरो रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो उधार लिया हुआ पैसा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। तो ये एक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई। बजट में टोटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स कितने हैं रेवेन्यू और कैपिटल बजट मिला के 22,83,713 करोड़, एक्सपेंडिचर कितना है 39,44,90 करोड़। तो ये जो यहाँ पर है उधार गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, ये उधार को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, वो है 1661,196 करोड़। अब इसको इन टर्म्स ऑफ अगर हम जीडीपी निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अगर निकालते हैं मतलब डिवाइड बाय जीडीपी कर देंगे तो हमें मिलता है इस बार का फिस्कल डेफिसिट जो कि है 6.4% ऑफ जीडीपी। क्लियर है, एकदम आसान शब्दों में। अब एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आती है, फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट जो पेमेंट्स है, जो इंटरेस्ट देती है वो अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। इस बार का प्राइमरी डेफिसिट अगर हम देखते हैं तो हमें 2.8% ऑफ जीडीपी जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है, तो यहाँ पर की नंबर जो है, जो अभी तक हमने आंकड़े देखे हैं, जो मैंने आपको सारे आंकड़े एक्सप्लेन किए, वही यहाँ पर हमारे बजट में आंकड़े जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कि रेवेन्यू रिसीट्स अगर हम देखते हैं तो 22,044,22 करोड़ यहाँ पर 2020-21 का एक्चुअल, यहाँ पर 21-22 का बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट एंड यहाँ पर बजट एस्टिमेट। क्या होता है, बजट एस्टिमेट किया जाता है ना, क्योंकि जो बजट होता है वो हमेशा अगले साल का होता है। अगले साल में कितना
देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एस्टिमेट्स निकालते हैं, ठीक है। तो बजट एस्टिमेट होता है 22-23 का, क्लियर है। और जो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे होता है ये पिछले साल का होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन कैपिटल रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू, फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको पता रहनी चाहिए। कैसे टर्मिनोलॉजी निकाली जाती है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर ट्रेंड जो है डेफिसिट का, तो फिजिकल डेफिसिट अगर हम बात करते हैं तो देखिए ट्रेंड अक्सर एग्जाम में आता है। तो ट्रेंड कैसा चल रहा है फिजिकल डेफिसिट का, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो इस तरीके से हमारा फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आपको आए कि पिछले कुछ सालों में फिजिकल डेफिसिट जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस बार का 6.4% है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की तो 3.8% है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर हम 2.6%, प्राइमरी डेफिसिट अगर हम देखते हैं तो 2.8%। तो इस तरीके से हमारे जो इस बार के आंकड़े हैं वो हमें देखने को मिलता है। सोर्सेज जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग की, जो डेफिसिट यहाँ पर हो रहा है, मतलब जो कम हमें पड़ रहा है, उधार जो है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से किस तरीके से ले रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो मार्केट बोरोइंग, यहाँ पर देखिए मार्केट बोरोइंग सडनली यहाँ पर काफी इंक्रीज हो गई है। तो मार्केट बोरोइंग सबसे ज्यादा यहाँ पर आ रहा है। देन उसके बाद सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटीज जो है स्मॉल सेविंग, ये पिछले बार काफी ज्यादा था, इस बार थोड़ा यहाँ पर कम हो गया है। सिक्योरिटीज जो है वो गिरवी रखकर जो पैसा लिया जाता है उसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद एक्सटर्नल डेप्थ अगर हम देखते हैं, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल जो हमने देखा था, है ना, तो एक्सटर्नल डेप्थ अगर हम देखते हैं तो काफी कम इस बार हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चीजें जो है वो पता रहनी चाहिए सबसे ज्यादा यहाँ पर कहाँ से लिया हुआ है। तो मार्केट बोरोइंग जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस बार की है। देन उसके बाद अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर देखते हैं तो उसमें पेंशन, डिफेंस, मेजर सब्सिडीज, तो कितना कितना गवर्नमेंट ने कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, ये टोटल 39,44,909 जो खर्च हुआ है गवर्नमेंट का, कहाँ कहाँ पर कितना कितना पैसा खर्च हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये भी चीज आपको पता रहनी चाहिए, नागरिक के तौर पर पता रहनी, क्योंकि हमारा ही पैसा है ये जो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास आ रहा है। हम जो यहाँ पर टैक्स भरते हैं तो हमारा ही यहाँ पर पैसा जो है वो गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो गवर्नमेंट, अब समझ लीजिए आपने अगर किसी के पास आपका पैसा जो है, आपकी जो सैलरी है वो अगर आप किसी और के अकाउंट में जमा कर रहे हो तो वो कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहा है वो आपको पता रहना चाहिए ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको पता रहना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो पूरा पैसा है कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च किया है। तो आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट में कितना सारा पैसा खर्च किया है, ट्रांसफर टू स्टेट, स्टेट को जो पैसा दिया जाता है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन याद कीजिए, फाइनेंस कमीशन के तहत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई जो डिवोल्यूशन है स्टेट्स को वो होता है। मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आए हैं तो स्टेट के पास कितने पैसे जाएंगे स्टेट्स के पास, तो वो एट प्रेजेंट हमें 42% जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन 42% पहले दिया गया था 15 फाइनेंस कमीशन के तहत। लेकिन क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। इससे जम्मू एंड कश्मीर का लगभग जो 1% था वो अब यहाँ पर कम हो गया, तो 41% इफेक्टिव तौर पर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पर रिसोर्स जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को ट्रांसफर हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इतना पैसा जो है वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखते हैं तो इस बार का जीडीपी ग्रोथ जो है वो इस तरीके से, क्योंकि देखिए इस दौरान हमें कोरोना जो है वो देखने को मिला था, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 21-22 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है 8 to 8.5%, इस तरीके से हमें जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इंडियन इकोनॉमी को अगर हम इन शॉर्ट देखें, मतलब एकदम ही अगर हम एक क्रक्स देखें इंडियन इकोनॉमी का, एक स्नैपशॉट देखें, तो उसमें जीडीपी ग्रोथ 8 to 8.5%, फिजिकल डेफिसिट 6.8% इस बार का हमें देखने को मिल रहा है, पिछले बार का काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा था। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। ऑलरेडी एमएम अकेडमी जो ऐप है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उस पर इकोनॉमी के जो लेक्चर्स है कंप्लीट, पूरी रमेश सिंह की किताब जो है वो मैंने वहां पर कवर की है पूरी की पूरी। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो जितने भी इकोनॉमी के क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में आए हैं मेंस में यूपीएससी के, वो पूरे हमारे ही वीडियोस में से आए, क्योंकि एकदम ही आसान शब्दों में, क्योंकि बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि यार रमेश सिंह की किताब पढ़ने में काफी बोर लग रही है या फिर समझ में नहीं आ रही है, तो एकदम आसान शब्दों में अच्छे से, जैसे हम यहाँ पर बजट समझ रहे हैं उसी तरीके से एनिमेशंस के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरी जो इकोनॉमी वो मैंने समझाई है। तो आप अगर आपने एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कीजिए, वहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या आपको गूगल प्ले स्टोर पर डालना है एमएम अकेडमी ऐप, ठीक है, ऐप नहीं भी डालोगे चलेगा, एमएम अकेडमी अगर आप डालोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इन्फ्लेशन देखते हैं, मतलब महंगाई देखते हैं, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल करने के लिए हमें दो लोग देखने को मिलते हैं। कौन,
एक तो हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जो गवर्नमेंट ट्राई करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। दूसरा जो है हमें आरबीआई देखने को मिलता है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब गवर्नमेंट अपने जो मेजर्स है उसको हम कहते हैं फिस्कल मेजर, उसको हम कहते हैं फिस्कल मेजर्स। और वही अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी मेजर्स, है ना, मॉनेटरी पॉलिसीज। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये यहाँ पर कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अगर हम देखते हैं तो कितने लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं। 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर होते हैं, है ना। तो ये 6 लोग, यूपीएससी प्रीलिम्स अगर हम देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तय करते हैं कि कितना, किस तरीके से जो रेपो रेट है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है हमारे इकोनॉमी के लेक्चर्स में एमएम अकेडमी के। तो यहाँ पर ये जो है कितना रहेगा, जिससे कि 2 इनके मेन ऑब्जेक्टिव है। एक तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। इन्फ्लेशन कंट्रोल में मतलब कैसे, क्या हम अंदाजा लगाएंगे कि कंट्रोल में है, तो ये 4 ± 2, मतलब समझ लीजिए 2 से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। एंड दूसरा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये भी यहाँ पर अच्छी खासी रहना चाहिए। और इसी के बलबूते पर हमें जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मिलती है, मीटिंग्स होती है, उसमें जो भी डिसाइड किया जाता है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन जो है इस बार का, ये सीपीआई इन्फ्लेशन तो वेल अंडर कंट्रोल है, 5.2 हमें देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल मतलब क्या है, एक प्रोड्यूसर होता है वो होलसेलर को देता है ना, होलसेलर जो है वो देन रिटेलर को देता है, रिटेलर जो है वो देन कंज्यूमर को देता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब जो कंज्यूमर के पास पैसा आ रहा है, कंज्यूमर के पास माल आ रहा है, वो खरीद रहा है, तो उसको कितने में पड़ रहा है, वो कितना इन्फ्लेशन पे, तो वो हमारा अंडर कंट्रोल है। WPI होलसेलर जो यहाँ पर दे रहा है तो वो कितना कंट्रोल में है, तो वो हमें यहाँ पर 12.5 काफी हाई गया हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन ये एक बहुत बड़ी समस्या एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो भी सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास अच्छा खासा है, मतलब हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। देन उसके एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग अगर हम देखते हैं तो ये भी यहाँ पर 3.9% जो है वो हमें देखने को मिल रही है ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो काफी कम पीछे चला गया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, है ना। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो सीधा यहाँ पर 11.8% जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है। सर्विस सेक्टर अगेन यहाँ पर जो हॉस्पिटलिटी है, होटल्स है, सब बंद थे, लेकिन अब यहाँ पर अगेन रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें वी शेप्ड रिकवरी हर जगह देखने को मिल रही है। यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे का भी अगर हम स्नैपशॉट देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भाई जीडीपी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीधी, मतलब ये फर्स्ट लॉकडाउन है, ये सेकेंड लॉकडाउन है, सेकेंड वेव जो आई थी, है ना, सेकेंड वेव कोरोना की। तो फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम देखते हैं, फर्स्ट में सब कुछ नीचे चला गया था एंड देन सडनली यहाँ पर जंप हुआ लॉकडाउन हटाने के बाद, वी शेप्ड रिकवरी जो है वो देखनी है। सेकेंड इसमें भी वी शेप्ड रिकवरी, जो ऑलमोस्ट वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल आउटपुट अगर हम देखते हैं, पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, तो सभी जगहों पर हमें ऑलमोस्ट यहाँ पर ठीक है थोड़ा यू कर्व जो है वो देखने, वेरियस कर्व होते हैं आपको पता है। वी शेप मतलब क्या है, जितना सडनली नीचे गया उतना वापस बैकअप हो गया। यू शेप मतलब थोड़ा उसको टाइम लगा देन ऊपर आया। एक और नया आया है के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी का मतलब क्या है कि भाई कुछ सेक्टर जो है वो ऊपर जा रहा है, कुछ सेक्टर जो है वो नीचे जा रहा है, जैसे डिजिटल, ऑनलाइन, ये सब ऊपर जा रहा है। बाकी अगर हम देखते हैं तो हमें थोड़े नीचे जाते हैं, हॉस्पिटलिटी, होटल, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें नीचे जाती हुई देखने को मिली। तो के शेप्ड रिकवरी इस तरीके से भी चीजें जो है वो देखने को मिली। तो अभी हमें ये देखने को मिलता है कि इकोनॉमी जो है वो रिकवर अच्छी खासी हो रही है। तो अब यहाँ पर अगर हम बजट की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण जी जो है वो यहाँ पर कह रही है कि माना कि सबसे छोटी ये स्पीच थी, पर पिछली बार तबीयत खराब हुई थी ना, पिछले बार थोड़ी तबीयत जो है वो खराब हो गई थी। इस बार अगर आप देखोगे तो छोटी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि बजट के इतिहास में वन ऑफ दी सबसे छोटी स्पीच जो है वो देखने को मिली है। 1 to 1.5 आवर तक ये जो स्पीच है वो हमें देखने को मिली। तो इस तरीके से यहाँ पर बजट जो है पूरा उसमें खत्म कर दिया गया। काफी छोटा बजट है। जो चीजें हैं वो पहले से जो चलती आ रही थी उसी को ज्यादातर कंटिन्यू किया है। नई चीजें जो है काफी कम यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती हुई देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं मिडिल क्लास की, तो अगेन कुछ खास जो है मिडिल क्लास के लिए देखने को नहीं मिला है। अगर हम सोशल सेक्टर देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें, सोशल सेक्टर जो है उसमें वही पैसा इंक्रीज कर देना, ये सब कुछ कर देना। ज्यादातर डिजिटल एक करेंसी जो है ये एक नई चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम देखते हैं तो कुछ इतना मतलब बहुत ही जबरदस्त कोई चेंज हो गया है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर ई पासपोर्ट भी एक नई चीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जो ऑलरेडी पहले भी अनाउंस की गई थी। गति शक्ति अगर हम देखते हैं तो वो भी पहले ही अनाउंस किया गया था, उसी को यहाँ पर जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है बजट में।
तो अगर देखा जाए तो एकदम ही कोई नई चीज यहाँ पर लाई गई है, एकदम ही कोई सडन चेंज यहाँ पर लाया गया है, तो ये काफी कम इक्का दुक्का छोड़ के बाकी कुछ इतने मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स या फिर कोई स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स है उनके लिए एक रिलीफ का भी फैक्टर है कि ऑलरेडी उन्होंने जो पढ़ा हुआ है, अगर करंट अफेयर सही तरीके से फॉलो करते हैं तो जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उससे अलावा यहाँ पर कुछ बहुत ही जबरदस्त कुछ हो गया है, ऐसा कुछ पढ़ने की उनको जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली अपने हिसाब से वो चल सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक सर्वे जो है उस पर यहाँ पर फोकस रखना है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी मैं अच्छे तरीके से आपके सामने जरूर लेकर आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट भी जरूर शेयर भी कर लो, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे बजट की कि क्या हाइलाइट्स हमारे बजट में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अमृत काल यहाँ पर लाया गया है, इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100, मतलब एक अप्रोच यहाँ पर एक विजन जो है वो देखने को मिल रहा है बजट में कि भाई हमें क्या अचीव करना है ना, किस तरीके से हम अचीव करेंगे। तो यहाँ पर फोकस जो है यहाँ पर ग्रोथ पर और इंक्लूसिव वेलफेयर पर दिया गया है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ मतलब यहाँ पर हमें ग्रोथ करना है, एक यहाँ पर एक एस्पिरेशन की तरह, एक मोटिवेशन की तरह यहाँ पर बोला गया है कि भाई अब बहुत हो गया लॉकडाउन, बहुत हो गया, कोरोना ने जितना बुरा कर रहा था उतना बुरा कर लिया, अब हम यहाँ पर देखेंगे कोरोना क्या उखाड़ सकता है। तो अब यहाँ पर हम आगे जो है उसकी राह देखेंगे और आगे जो है वही हम यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ग्रोथ है। दूसरा है इंक्लूसिव वेलफेयर। इंक्लूसिव वेलफेयर मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, लेकिन क्या इंक्लूसिव मतलब होता है सभी जो सेक्टर्स है उनका समावेश होना, जितने भी है, गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, है ना, सभी जितने भी है उन सभी सेक्टर्स को, जेंडर हो, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी का समावेश जब हो जाए, ठीक है, कहीं भी आप रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, सभी का समावेश यहाँ पर हो जाए, उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव वेलफेयर। तो यहाँ पर ग्रोथ और इंक्लूसिव वेलफेयर जो है उस पर यहाँ पर फोकस जो है वो दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी अनेबल्ड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई भविष्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना अच्छा है उतने ही उसके कंसर्न्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी अनेबल्ड डेवलपमेंट जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन के लिए भी यहाँ पर इंडिया जो है काफी अग्रेसर है। उसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो यहाँ पर ग्लासगो समिट हुई थी, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि 2070 तक हम यहाँ पर नेट जीरो इमिशन जो है वो अचीव कर लेंगे, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्ट कैसे अचीव करेंगे? एक तो हमने देख लिया कि भाई ग्रोथ और इंक्लूसिव वेलफेयर हमें करना है। ग्रोथ हमें कैसे करना है? तो भाई डिजिटल इसका समावेश हम यहाँ पर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी है उसको भी हम यहाँ पर क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब हमें अच्छी डेवलपमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेकर आनी है, तो बट ऑब्वियस है कि उसके लिए खर्चा होगा, पैसा लगेगा, तो वो कहाँ से आएगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम करेंगे एंड बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर 4 प्रायोरिटीज यहाँ पर दी गई है हमारे बजट में। पहली है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति, तो पीएम गति शक्ति क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यहाँ पर होना है, सभी का समावेश यहाँ पर होना चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसिंग एंड यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, कैसे हम यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम देखते हैं तो उसमें हमने काफी अच्छी रैंक हासिल की है ना, काफी हम अच्छे इस पे पहुंचे हैं। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस साल की इसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने रैंकिंग जो है वो निकाली नहीं, लेकिन लास्ट रैंकिंग अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छा जंप जो है वो हमें देखने को मिला है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ईज ऑफ डूइंग हम यहाँ पर बिजनेस बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, स्टार्टअप बहुत निकल रहे हैं, स्टार्टअप डे जो है वो मनाया जा रहा है हमारे देश में। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है जहाँ पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है स्टार्टअप्स को, और स्टार्टअप एमएसएमई इनके लिए बहुत ज्यादा योगदान किया जा रहा है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर एमएसएमईज होती है उसके लिए कैपिटल लगता है, पैसा लगता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है उसके भी बारे में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। देन प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट कैसे की जाएगी, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, तो ये सारी ही चीजें जो है वो हम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक एक करके यहाँ पर जितने पहलू है, जितने भी प्रायोरिटीज है, उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कुछ जो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एस्टिमेट किया जाए 9.2%, हाईएस्ट अमंग ऑल द लार्जेस्ट इकोनॉमी, कि भाई 9.2% जो है हम एस्टिमेट कर रहे हैं यहाँ पर ग्रो होगी हमारी इकोनॉमी, और जितनी भी इकोनॉमीज है लार्ज इकोनॉमीज उनकी तुलना में काफी तेजी से हम ग्रो करने वाले हैं। 60 लाख नए जॉब, क्योंकि जॉब जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये यहाँ पर काफी ज्यादा हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता क्या है? देखिए क्या है कि एक अगर कोई आप एक एस्पिरेंट हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको पढ़ाई ही करना है, तो क्या आप अनएम्प्लॉयड कहलाओगे?
क्या आप बेरोजगार कहलाओगे? जी नहीं, आप बेरोजगार नहीं कहलाओगे, क्योंकि आप जॉब सर्च नहीं कर रहे हो। अनएम्प्लॉयड मतलब क्या होता है कि जो इंसान, जो व्यक्ति स्किल्स लेने के बाद जॉब जो है वो सर्च कर रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, तब हम बोलते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है। अगर खुद से वो जॉब नहीं करना चाह रहा है या चाह रही है तो उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर 60 लाख नए जॉब जो है वो क्रिएट किए जाएंगे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टर्स में, 14 सेक्टर्स में। जो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसके पास पोटेंशियल है कि वो एडिशनल प्रोडक्शन जो है 30 लाख करोड़ का वो यहाँ पर बना सकती है। ठीक है, प्रोडक्शन जो लिंक्ड है, मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको बूस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। अमृत काल में हम एंटर कर रहे हैं, मतलब 24 लॉन्ग लीड यहाँ पर 100 ईयर्स तक पहुंचने के लिए, मतलब अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हम जो सेंचुरी है वो कंप्लीट करने जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बजट ने जो है 4 प्रायोरिटीज प्रोवाइड की है। 4 प्रायोरिटीज क्या है? पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से 4 जो सेक्टर्स है कि ये भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि भाई 4 कौन कौन सी प्रायोरिटीज यहाँ पर बजट में दी गई है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पीएम गति शक्ति की, जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। पीएम गति शक्ति जो है वो काफी पहले ही आया था। इसके 7 इंजन अगर हम देखते हैं जो ड्राइव करते हैं पीएम गति शक्ति को, वो है रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर स्टेट पीएससी प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो इंजिन्स हैं पीएम गति शक्ति के नीचे दिए गए में से कौन से नहीं है, या फिर कौन कौन से हैं, 1 2 3 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है। देन एम क्या है इसका? एम है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, वो यहाँ पर किया जाए नेक्स्ट 4 ईयर्स में, जहाँ पर ग्राउंड पर, कॉस्ट सेविंग पर और जॉब्स क्रिएशन पर काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सभी को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है? रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये बनाना, इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, जब ये सारी चीजें बनती है, तो जॉब जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती है और हमारे पास कैपिटल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपका बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च कर रहा है रेदर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपका बजट अच्छा है, प्रोडक्टिव है, आगे लेके जाने वाला है। लेकिन अगर आपका बजट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहा है रेदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो समझ लो आपका बजट जो है वो खराब है और रिग्रेसिव है। अब ऐसा क्यों? आप खुद सोचो कि आप अगर टूथपेस्ट में, आप अगर समझ लो कि घर का जो डेकोरेटिव सामान होता है उसमें अगर आपके पैसे खर्च कर रहे हो, तो उससे आपको कोई रिटर्न्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई जमीन खरीद ली तो आपके पैसे तो गए, लेकिन आपको उसके रिटर्न्स जो है वो जरूर मिलेंगे आगे। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करती है तो उसके रिटर्न्स गवर्नमेंट को आगे मिलते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के तौर पर, स्किल्स के तौर पर, डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर, जो समझिए इंटरेस्ट है उसके तौर पर। तो वेरियस इसके तौर पर गवर्नमेंट को पैसा वापस मिलता है, जिससे कि जो पूरा इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती है। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं तो उसके रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे बजट जो है काफी अच्छा है। तो यहाँ पर गति शक्ति स्कीम जो है वो 110 लाख करोड़ का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, क्योंकि देखिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अनाउंस तो हो जाता है लेकिन कंप्लीशन में बहुत टाइम लग जाता है। कई 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 तो ऐसे हैं ब्रिजेस जो 10-10 साल लग गए हैं उसको बनने में, है ना, कई कई रोड ऐसे 10-10 साल लग गए बनने में। तो इससे क्या होता है कि इससे प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा क्रिएट होती है। तो ये यहाँ पर फटाफट होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर लाया गया है। बिसाइड्स कटिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है कि भाई जो पैकेजिंग होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोरेज होता है, इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको भी यहाँ पर कट डाउन करना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्कीम जो है वो एम करती है कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, कि ज्यादा यहाँ पर जो हम माल लेकर जा सके, और टाइम जो है पोर्ट पर वो भी कट हो जाए। अभी क्या होता है कि अगर मुझे समझ लो एग्जाम, नॉन टेक्निकल एग्जांपल के तौर पर, अगर मुझे कोई माल जो है वो भेजना है किसी और देश में, मैं कोई एक्सपोर्ट करता हूँ, अब वहां पर क्या होगा कि मैं पोर्ट पर जाऊंगा, वहां पर टाइम लगेगा कि भाई कितना है, अच्छा पेपर वर्क करना है, अच्छा आज नहीं हो पाएगा कल हो पाएगा, ठीक है कल आता हूँ, कल कर लेंगे, तो अच्छा ये देना पड़ेगा, करप्शन करना पड़ेगा, ओके ब्राइब देना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट ये सब तो बढ़ता है, उसी के साथ साथ जो कार्गो का हैंडलिंग है, मतलब एक शिप में मेरे कम माल भी जा रहा है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। इससे अच्छा अगर ऐसा हो कि जैसी शिप जो है जैसी आए सब ऑनलाइन हो जाए, सीधा माल जो है वो जाने लगे और शिप भी बड़ी, मतलब कार्गो जो है वो भी ज्यादा जाए, तो फिर मजा ही मजा है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। उसी से एम कर रहा है 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 2 डिफेंस कॉरिडोर जो है, एक तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश में, ये भी यहाँ पर बना है।
4G कनेक्टिविटी जो है सभी विलेजेस में यहाँ पर एक्सटेंड की जाए, ये भी यहाँ पर एम जो है वो किया जा रहा है। 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन नेटवर्क जो है ये भी यहाँ पर प्लान की जा रही है। तो काफी सारी चीजें गति शक्ति के तौर पर हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ यहाँ पर एम्बिशियस टारगेट जो है गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर रखा है 24-25 के लिए, जहाँ पर नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो भी यहाँ पर हम नेटवर्क को इंक्रीज करेंगे, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, अब ये गति शक्ति जो है उसकी वजह से आउटकम क्या हमें देखने को मिल सकता है। स्कीम जो है यहाँ पर मैपिंग प्रपोजल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है इसको सही तरीके, क्योंकि क्या है मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है कि प्रोजेक्ट सही तरीके से चल रहा है या नहीं, मॉनिटरिंग होगी तो सब सही होगा, तो ये यहाँ पर करेंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है ये यहाँ पर देखी जाएगी कि भाई आखिर तक काम जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेक इन इंडिया को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पर क्या होगा बेसिकली मेक इन इंडिया जो ये भी यहाँ पर काफी प्रमोट होगा। उसी के साथ बिजनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है इंडिया यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी जी जो है उन्होंने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि जो अमेरिका है उसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कई बार ऐसा कहा है कि अमेरिका जो है वो अमीर है इसी वजह से उसके रोड अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। रोड अच्छे हैं इसीलिए अमेरिका जो है वो अमीर है। मतलब जो हमारे हाईवे कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है, जितना अच्छा रहता है उतनी ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट अगर हम पीएम गति शक्ति देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई 25 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो है वो कंप्लीट होगा। यूनिफाइड लॉजिस्टिकल इंटरफेस प्लेटफॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर फटाफट सारी चीजें जो है कंप्लीट हो जाएगी। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टॉक देखने को मिलेगा। देन उसके बाद इंटीग्रेशन जो है पोस्ट एंड रेलवे नेटवर्क का, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है वो देखने को, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान देखने को मिलेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। तो काफी सारी चीजें हो रही है। अब रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है वो एक्सपांड किया जाएगा बाय 25,000 किलोमीटर 2022-23 तक। 20,000 करोड़ जो है वो यहाँ पर मोबिलाइज किए जा रहे हैं नेशनल हाईवेज नेटवर्क एक्सपांशन में। तो ये आंकड़े जो है ये ग्रुप सी ग्रुप डी की जो एग्जाम होती है उसमें अक्सर आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़े बहुत आंकड़े आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। बाकी नया जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नहीं है। रेलवेज की अगर हम बात करते हैं तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है ये यहाँ पर लोकल बिजनेस को हेल्प करेगा, सप्लाई चेन को हेल्प करेगा। एक स्टेशन एक प्रोडक्ट है ना, इस तरीके से कि भाई उसका यूनिक फीचर एक क्या रहेगा। 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जो है वो यहाँ पर कवच के अंडर में लाया जाने वाला है। इंडिजीनियस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन जो है वो भी यहाँ पर लाया जाएगा, जिससे कि मेक इन इंडिया जो है ये भी यहाँ पर प्रमोट होगा। 400 नए वंदे भारत जो यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएगी नेक्स्ट 3 साल में। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ये भी डेवलप किए जाएंगे नेक्स्ट 3 सालों में। अब देखिए यहाँ पर रेलवे बजट जो है उसका भी एक ग्लांस अगर हम देख ले तो इस तरीके से हमें रेलवे बजट देखने को मिलता है। ऑपरेशन रेशो, देन उसके बाद यहाँ पर जो एक्सेस है, देन उसके बाद वर्किंग रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं, रेलवे अर्निंग्स अगर हम देखते हैं, तो इस तरीके से पैसेंजर से और फ्राइट से 2 तरीके की ट्रेन होती है। एक पैसेंजर ट्रेन होती है, एक फ्राइट ट्रेन होती है। देखिए पैसेंजर ट्रेन मतलब जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर ट्रैवल। फ्राइट मतलब जो मालगाड़ी जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि पैसेंजर से ज्यादा पैसा वो इकट्ठा नहीं करती है गवर्नमेंट, मतलब कम टिकट के पैसे कम होते हैं और उसका हिसाब यहाँ पर उसका जो भरपाई है वो मालगाड़ियों से निकालती है। तो फ्राइट ट्रेन की ये हमने आर्टिकल पे डिस्कस किया है कि भाई फ्राइट ट्रेन जो होती है उसके पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम कंपेयर करें इंडिया को तो बाकी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है इंडिया में, क्योंकि ये भरपाई कर रहे हैं पैसेंजर ट्रेन की। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पर जो रेलवे अर्निंग्स है पैसेंजर ट्रेन से काफी कम होता है, यहाँ पर फ्राइट ट्रेन जो उससे काफी ज्यादा होता है ना। देन उसके बाद यहाँ पर आता है पर्वतमाला। पर्वतमाला अगर हम देखें नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है पर्वतमाला, ये पीपीपी मॉडल पर होगा, प्राइवेट लोग भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड किया जाएगा 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स के लिए 60 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, पर्वतमाला रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसमें 60 किलोमीटर यहाँ पर अवार्ड किया जाने वाला है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव ये है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव जो है वो कन्वेंशनल रोड को रहना चाहिए। जो हम रोड से ट्रैवल करते हैं, भाई रोड से अलग अलग हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रैवल हो तो उतनी भीड़ कम रहेगी, है ना। जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर इंप्रूव हो जाए। जो यहाँ पर कंजेस्टेड अर्बन एरियाज है, बहुत गजगज अर्बन एरियाज देखने को, तो वो यहाँ पर कम हो जाए। देन उसका टूरिज्म जो है वो भी प्रमोट हो, क्योंकि अलग अलग चीजें अगर होती है तो टूरिज्म भी वहां पर प्रमोट होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए वेलफेयर, इंक्लूसिव वेलफेयर जो है कि सभी का समावेश होना चाहिए, उसके लिए भी वेरियस हमें चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि 3.8 करोड़ हाउस होल्ड जो है वो हर घर नल से जल, हर घर में पानी पीने का पानी जो है वो यहाँ पर रहेगा। 80 लाख हाउसिंग जो है पीएम आवास योजना ऑलरेडी आपको पता है।
देन उसके बाद यहाँ पर लैगिंग ब्लॉक जो है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसमें हमें देखने को मिलेंगे। देन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, जो नदर्न बॉर्डर्स है। देन उसका डिजिटल बैंकिंग जो है बाय ऑल पोस्ट ऑफिस, ये देखने को मिलेगी। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है 75 डिस्ट्रिक्ट में, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो बैंक्स के जो प्रकार हैं, ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इकोनॉमी के लेक्चर जो है वो देख सकते हो। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर में 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट जो है 1.63 करोड़ फार्मर को यहाँ पर व्हीट एंड पैडी इसके प्रोक्योरमेंट के लिए, ये यहाँ पर देखने की बात की जा रही है। रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है एनहांस प्रोक्योरमेंट, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एमएसपी, अभी फार्मर जो है उनका काफ़ी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो सब हमें देखने को मिली थी, तो उनको खुश करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो है यहाँ पर लाई गई है। 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट जो है एमएसपी की, वो यहाँ पर दी जा रही है। एमएसपी पर काफ़ी ये हो रहा था कि जो फार्मर्स है उनके मन में डर था एमएसपी जो है गवर्नमेंट हटा देगी। देन उसके बाद केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग जो उसको प्रमोट करना। नेचुरल फार्मिंग क्या है, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ भी शेयर करते रहता हूँ मैं, जो इन्फोग्राफ्स है वो ऐसे ही इन्फोग्राफ जो है वो शेयर करते रहता हूँ, तो वो भी आप टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, मयूर मोगरे सर्च करके। देन उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन जो है, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जो फसल है वो निकलने के बाद यहाँ पर क्या करना चाहिए, कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग जो है मिलेट प्रोडक्ट्स की वो कैसी करनी चाहिए, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। डिलीवरी जो है डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज फार्मर्स को, ये भी कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि फार्मर और ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर काम करें, है ना। मतलब एग्रीकल्चर में भी अगर स्टार्टअप्स निकल कर आए तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। किसान ड्रोन जो है उसका यहाँ पर काम होगा फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। देन यहाँ पर फंड जो है वो दिया जाएगा। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कई सारे किसान ड्रोन जो है क्रॉप असिस्टेंस के लिए, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन, स्प्रे इंसेक्टिसाइड, तो ड्रोन मतलब वो जो घूमते रहता है, तो उसका यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट अगर हम देखते हैं तो केन बेतवा लिंकिंग, यहाँ पर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। क्या होता है कि कोई जगह पर, किसी जगह पर पानी का शॉर्टेज होता है, किसी जगह पर नदी बहने की वजह से वहां पर पानी जो है वो एक्सेस में होता है, तो लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के जरिए क्या किया जाता है कि यहाँ का पानी इस नदी में लाया जाता है जहाँ पर कम पानी है, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी अच्छा खासा पानी मिल जाए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है लिंक करने का, जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर केन और बेतवा जो है वो प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है लिंकिंग का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वेरियस लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पर इरिगेशन बेनिफिट जो है उसके लिए भी काम आता है। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अगर हम देखते हैं तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स है, जो एम करता है कि सरप्लस वाटर जो है केन रिवर से, केन रिवर में ज्यादा पानी है तो वो बेतवा जो है उत्तर प्रदेश में ड्रॉट प्रोन रीजन है, वहां पर कम पानी है तो वहां तक ले जाया जा सके, बुंदेलखंड रीजन में। प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है, लिंकिंग करेंगे। प्रोजेक्ट जो है काफ़ी पॉलिटिकल एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से डिले होता गया है। एडवांटेज अगर हम देखते हैं तो उससे ड्रॉट जो है, क्योंकि जो दुष्काल है उसकी समस्या यहाँ पर कम हो जाती है। फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट जो है वो मिल जाता है, फार्मर सुसाइड ये सब होते हैं क्योंकि उपज नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर पानी हम सप्लाई करेंगे, अच्छे तरीके से पानी मिलेगा तो उपज अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी और उनको पैसे भी मिलेंगे। देन उसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो भी यहाँ पर, एंड रिजनोवेट बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी यहाँ पर फिर से फलती फूलती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। इश्यूज क्या क्या है यहाँ पर, एनवायरमेंटल इशू रहता है कि भाई यहाँ पर जो मतलब समझ लीजिए जो रिवर्स है, ये सारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये कई बार फॉरेस्ट में से जाते हैं, जिसकी वजह से हैबिटेट जो होता है उनका वो ब्रेक हो जाता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अक्सर इस पर क्वेश्चन उठाती है। इकोनॉमिक फैक्टर होता है, हाई कॉस्ट होती है इसमें। सोचो आप वहाँ के नदी का पानी यहाँ पर लाया जा रहा है, कितना हाई कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड रहेगा। सोशल इश्यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन यहाँ पर लोगों का करना पड़ता है ना, प्रोजेक्ट से, तो सोशल कॉस्ट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। देन एमएसएमई अगर हम देखते हैं तो एमएसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो होती है उनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लाई गई है। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, आसीम पोर्टल जो है उसको इंटरलिंक किया गया है एक दूसरे के साथ, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। 130 लाख एमएसएमई यहाँ पर एडिशनल क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है कि भाई इनको पैसा मिले तो ये अच्छे से काम करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इन पर भी काफ़ी हैम्परिंग हुई है। 2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रैम्प प्रोग्राम है उसका रोल आउट करना, जिससे कि यहाँ पर एमएसएमई परफॉर्मेंस जो है और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। देन स्किल डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं, स्किल रहेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर डिजिटल इकोसिस्टम जो है स्किलिंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो देखने को मिल रही है, लॉन्च किया जा रहा है।
जिससे कि सिटीजन को स्किल रीस्किल अपस्किल जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग पर मिल सके। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए यहाँ पर देश स्टैक ई पोर्टल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टार्टअप जो उनको प्रमोट किया जाएगा ड्रोन शक्ति से भी, ठीक है, ड्रोन शक्ति जो है उससे भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम देखते हैं 1+1 टीवी चैनल यहाँ पर देखने को मिलेगा। पीएम ई विद्या ये एक्सपांड किया जाएगा 200 टीवी चैनल्स को। वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग जो है ई लैब्स की ये सेटअप की जा रही है ताकि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है वो यहाँ पर बढ़ सके। क्रिटिकल थिंकिंग से एनालिटिकल थिंकिंग स्किल जो है बढ़ना बहुत जरूरी। हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो इससे ऐसे चल के हम क्या हो रहे हैं, एक सिर्फ समझ लो कि जो मतलब सिर्फ लिखावट का जो काम होता है, वो क्लरिकल जो काम होता है वो बनकर रह रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा एक्सपांड करना है जिससे कि हम और ज़्यादा इनपुट यहाँ पर ला सके। हाई क्वालिटी ई कंटेंट जो है वो यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे डिजिटल टीचर्स के द्वारा। डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन ये भी यहाँ पर पर्सनलाइज किया जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमें जो एजुकेशन है उसमें भी देखने को मिल रही है। हेल्थ में अगर हम देखते हैं ओपन प्लेटफॉर्म जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए वो यहाँ पर रोल आउट किया जा रहा है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसिलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ रिसेंट टाइम में देखा है, खासकर अगर हम कोरोना का टाइम देखते हैं तो उस समय पर मेंटल हेल्थ इश्यूज ये काफ़ी ज़्यादा निखर कर आए, तो इसलिए उनको भी काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है, केयर जो है वो लेना ज़रूरी है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर रहेगा, मिशन शक्ति, मिशन जो वात्सल्य है, सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण 2 है, ये भी यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। तो हेल्थ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मिशन शक्ति को इतना, मिशन वात्सल्य को इतना, पीएम पोषण को इतना, यहाँ पर सक्षम आंगनवाड़ी, तो इतने इस तरीके से पैसे जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। हर घर नल से जल 60 करोड़ जो है एलोकेट किए जा रहे हैं 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करने के लिए। देन हाउसिंग फॉर ऑल 48 करोड़ जो एलोकेट किए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कितना कितना पैसा किसको एलोकेट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है। इनिशियल एलोकेशन 1500 करोड़ जो है वो यहाँ पर दिया गया है एक्टिविटीज़ के लिए। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फंडिंग जो है सोशल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करना, एलोकेशन ऑफ फंड, ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइवलीहुड जो है यूथ एंड वुमेन की उसको हम बढ़ा सके, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ा सके, जो वेरियस सेक्टर है जो गैप्स है उसको यहाँ पर हम भर सके, कुछ प्रॉब्लम्स अगर उसको भर सके। देन उसके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस, स्पर्श पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नदर्न बॉर्डर्स। तो बेसिकली क्या है कि जो भी विलेजेस है, गांव है, उसकी भी कनेक्टिविटी इंक्रीज करना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होता है गाँव का, वहाँ पर क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रही, कनेक्टिविटी ना रहने की वजह से, आइसोलेशन में रहने की वजह से, वहाँ पर मार्केट ना रहने की वजह से। तो वही चीज़ को हमें यहाँ पर डेवलप करना है ना, लिमिटेड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉर्दर्न बॉर्डर्स। तो ये सारी चीज़ें इसको हमें यहाँ पर बेटर करना है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है वो यहाँ पर कोर बैंकिंग सिस्टम में लेकर आएंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो ये भी बैंकिंग के रूप में हमें देखें। ई पासपोर्ट जो मैंने आपको कहा था, ई पासपोर्ट जो है इसमें चिप रहेगी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर रोल आउट की जाएगी। ई पासपोर्ट अगर हम देखते हैं तो ये ट्रेडिशनल है जो हमारा पासपोर्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेडिशनल पासपोर्ट है, इसमें नीचे साइड अगर आप देखोगे तो एक पट्टी होती है जहाँ पर स्वाइप करते हैं एंड देन पूरी इंफॉर्मेशन हमारी आ जाती है, लेकिन ये हमको कैरी करना पड़ता है हर जगह पर फिजिकली। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल पासपोर्ट, ये यहाँ पर एम कर, ई पासपोर्ट जो एम कर रहा है कि सिक्योर और स्मूथ पैसेज जो है इमिग्रेशन पोस्ट में ग्लोबली, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है कि आप अगर समझ लो इंडिया से अगर यूएई जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, तो यहाँ से आपको इमिग्रेशन करना पड़ता है, मतलब आप इंडिया से बाहर निकल गए, वहाँ जाने का इमिग्रेशन करना पड़ता है, वहाँ पहुँच गए, देन वहाँ से निकलते टाइम भी इमिग्रेशन करना पड़ता है कि वहाँ से निकल गए, इंडिया में पहुँचने के बाद भी इमिग्रेशन करना पड़ता है कि भाई हम यहाँ पर पहुँच गए। तो वो इमिग्रेशन काउंटर्स होते हैं। तो यहाँ पर ई वीज़ा जो है बेसिकली इमिग्रेशन स्मूथली होना चाहिए, इसके लिए लाया जाता है। ई पासपोर्ट जो है यहाँ पर चिप के साथ रहेगा, इसमें पर्सनल डिटेल जो है वो इंक्लूड रहेंगे, बायो जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी उसी चिप में फिट रहेगी। सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया गया आईआईटी कानपुर और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इनके द्वारा, और ये इमिग्रेशन प्रोसेस जो है अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी इसको ईजी कर देगा। ई पासपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर फॉलो करेगा। ये अगर हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इस्टेब्लिश की गई 1944 में, तो इस पर भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है।
देन उसके बाद अर्बन प्लानिंग अगर हम देखते हैं तो जो बिल्डिंग बे लॉज होते हैं, टाउन प्लानिंग स्कीम्स होती है, इन सभी को यहाँ पर डेवलप करना है ना। जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी होती है इसको यहाँ पर बेटर करना, चार्जिंग स्टेशंस यहाँ पर लगाना जिससे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा सके। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स के लिए पिछले बार भी हमें देखने को मिला था। एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट क्या है कि एक चक्रव्यूह हमें इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि चक्रव्यूह एक बन चुका है कि भाई आप यहाँ पर कॉर्पोरेट इसमें आ जाते हो, है ना, लेकिन आप फिर फंस के रह जाते हो, मतलब एंट्री तो हो जाती है, एग्जिट नहीं ले पाते हो। तो यहाँ पर एग्जिट के लिए भी दिया है सेंटर ने, प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ये एस्टैब्लिश स्पीडी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कि भाई कंपनीज जो उसको फटाफट अगर बंद करना है, नहीं चल रही है बंद करना है तो फटाफट बंद भी कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर प्रमोशन टास्क फोर्स, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स जो है सेटअप किया जाएगा जो सेक्टर है उसके पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देन टेलीकॉम सेक्टर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है जो लॉन्च की गई है, इक्वल 5G आप सभी को पता है कि भाई वो लाया जा रहा है। एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए भी यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, न्यू लेजिस्लेशन यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स, जैसे कि एक्सपोर्ट जो है उसको हम प्रमोट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, आत्मनिर्भरता कि भाई हम खुद यहाँ पर बनाएंगे, तो 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ पर खुद डिफेंस इक्विपमेंट जो है बनाएंगे, R&D करेंगे, स्टार्टअप्स एकेडमी जो है उनको यहाँ पर जो सपोर्ट है वो दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी जो है वो यहाँ पर सेटअप की जाएगी जिससे कि सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग ये सब यहाँ पर की जा सके। सनराइज अपॉर्चुनिटीज है कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो सनराइज अपॉर्चुनिटी है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जियोस्पेटियल सिस्टम है, ड्रोन्स है, सेमीकंडक्टर है, स्पेस इकोनॉमी है, जिनोमिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ग्रीन एनर्जी है, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम है, तो इन सभी में ये सनराइज अपॉर्चुनिटीज है कि भाई ये ऊपर जा रहा है, इनका महत्व जो है बढ़ता जा रहा है, तो उसमें भी R&D करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, सपोर्ट है, ये भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, जैसे मैंने कहा कि भाई नेट जीरो इमिशन तक पहुंचना है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे 5 to 7% बायोमास पिलेट जो है वो को फायर्ड थर्मल पावर प्लांट में एडिशनल एलोकेशन जो है यहाँ पर करोड़ का दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा इनकम जो है फार्मर्स को, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है लोकल्स को, ये भी प्रोवाइड की जाएगी। स्टबल बर्निंग एग्रीकल्चर फील्ड में उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, स्टबल बर्निंग की वजह से ही जो दिल्ली में इतनी पोल्यूशन की समस्या होती है तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो की जाएगी। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है फार्मर्स को दिया जाएगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग कर रहे हैं इन सबको, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर रहेगी, और आउटले जो है यहाँ पर 2.9% का यहाँ पर GDP का दिया गया है, काफ़ी यहाँ पर अच्छा खासा पैसा जो है प्रोवाइड किया गया है। देन उसका गिफ्ट IFSC वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन जो है वो अलाउड की जाएगी गिफ्ट सिटी में, यहाँ पर इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो भी सेटअप किया जाएगा, जो भी डिस्प्यूट्स यहाँ पर होते हैं, क्योंकि अभी अगर आपने देखा हो काफ़ी डिस्प्यूट होते हैं वो चलते रहते हैं तारीख पे तारीख, उसको फटाक सेटल करने के लिए जिससे और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है हम ला सके, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सके। रिसोर्सेज जो है उसको मोबिलाइज करना, डेटा सेंटर, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो है ये प्रोवाइड करना। देन उस वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट लास्ट ईयर इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम की ग्रोथ में यहाँ पर प्रोवाइड करना। सनराइज सेक्टर जो है उसको यहाँ पर फंड जो है वो प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर लार्ज स्केल पर ले करना। सोवेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो यहाँ पर इशू करना जिससे कि हम यहाँ पर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको यहाँ पर मोबिलाइज कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को। डिजिटल रुपी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई डिजिटल रुपी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। RBI डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस कर रही है ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके, जैसे बिटकॉइंस ये सब, लेकिन हाई टैक्स है, टैक्स जो है वो काफ़ी हाई लगेगा अगर हम बिटकॉइंस ऐसे कुछ डिजिटल करेंसी में ये करते हैं। इसकी वजह से मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लेकर आएगी। डिजिटल इकोनॉमी जो है उसको भी यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। ग्रेटर फिजिकल स्पेस जो है स्टेट को भी यहाँ पर ज़्यादा फिजिकल स्पेस प्रोवाइड करना, मतलब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो है स्टेट का उसको रिड्यूस करना है, मतलब जो स्टेट्स उधार लेती है उसको कम करना है। अब यहाँ पर रिवाइज एस्टिमेट 4.6, इसका अगर हम बजट एस्टिमेट दें 3.7%। जो स्कीम्स है फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्टेट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए वो यहाँ पर एनहांस करना है। स्टेट्स को यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए इनकरेज करना है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है।
उसी के साथ यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस जो उसकी बात की गई है कि भाई यहाँ पर प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजिम जो है वो लेकर आएंगे, मतलब एक ट्रस्टवर्दी टैक्स रिजिम जो है वो यहाँ पर बनाएंगे ताकि टैक्स जो है वो सही तरीके से हो सके। टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाएगा, जो यहाँ पर लिटिगेशन है उसको रिड्यूस किए जाएंगे, जो भी यहाँ पर जो केसेस चल रहे हैं उसको कम किए जाएंगे, टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। अपडेटेड रिटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न जो है पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स ये यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर जो टैक्स है उसको फाइल किया जा सकता है 2 साल के अंदर अंदर असेसमेंट ईयर जो है उसके रिलेवेंस के। तो ये मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली टैक्स आप फाइल करो, ये थोड़ा उसका बर्डन कम किया जा रहा है कि नहीं अभी डेडलाइन खत्म, अब तुम यहाँ पर क्रिमिनल बन गए हो। तो क्रिमिनलाइजेशन जो है उसको कम किया जा रहा है कि भाई अगर तुम्हारा चला भी गया है फिर भी अगर तुम्हारे पास चांस है कि तुम्हारे काले धन को तुम व्हाइट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात होती है यहाँ पर। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो है जो कोऑपरेटिव पे करती है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स क्या होता है, समझ लो कोई कंपनी है, अब ये कंपनी जो है वो टैक्स इनकम वो सब आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उतना वो शो नहीं कर रही है कि वो टैक्स स्लैब में आ सके। तो ऐसे जो होते हैं उनको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो देना पड़ता है कि भाई इतना मिनिमम टैक्स जो है वो तो तुम दो ही। तो ये जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है इसको भी कम किया गया है, 18.5% से 15% कर दिया गया है। तो ये एक बेनिफिट है, इसकी वजह से जो पैसा है वो ज़्यादा सेव होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो कर पाएंगे, है ना, तो इससे बेनिफिट होगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी उस कंपनीज के बीच में जो है बना रहे हैं। सरचार्ज जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, जो कोऑपरेटिव उस पर सरचार्ज लगता है कि भाई टैक्स पे टैक्स, उसको भी यहाँ पर रिड्यूस किया गया है 12% 7%, जिसकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है, अप टू 10 करोड़। देन उसके बाद यहाँ पर टैक्स रिलीफ जो है, जो डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए भी टैक्स रिलीफ जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। मतलब यहाँ पर जो पेमेंट होता है एन्युटी का लमसम अमाउंट इंश्योरेंस स्कीम से, वो डिफरेंटली एबल्ड जो लोग है लाइफ टाइम पेरेंट गार्डियन जो 60 ईयर्स है उनको भी टैक्स रिलीफ जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो मतलब ये जो समझ लो कि सोशल एक एस्पेक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर पैरिटी है नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन में, टैक्स डिडक्शन लिमिट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज की गई है फ्रॉम 10 to 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट इसमें। और इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ही साथ में यहाँ पर स्टेट के एम्प्लॉयज़ को भी लाया गया है। इससे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है उसमें एनहांसमेंट देखने को मिलेगी। तो ये हमें यहाँ पर चीज़ जो है बेनिफिट होती हुई देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो समझ लो कि यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेज अगर हम देखें, हेल्थ एंड एजुकेशन सेज है ना, स्टार्टअप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट जो है वो दिया जा रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन अगर हम देखते हैं तो सरचार्ज या सेज इनकम प्रॉफिट नॉट अलाउेबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, यहाँ पर है सरचार्ज या सेज जो है इनकम पर, जो हम सरचार्ज या फिर सेज दे रहे हैं प्रॉफिट पर, वो यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंडिचर में काउंट करना अलाउड नहीं है। देन यहाँ पर अगेंस्ट टैक्स इवेजन, इवेजन अगर कोई कर रहा है, टैक्स को अगर कोई घपला कर रहा है, टैक्स अगर इवेड कर रहा है, तो नो सेट ऑफ एनी लॉस यहाँ पर अलाउड रहेगा अनडिस्क्लोज इनकम के लिए जो सर्च एंड सर्वे ऑपरेशंस में हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई लॉस वॉस, हाँ कुछ भी नहीं, सब गया। जो टीडीएस प्रोविजंस है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कोई भी चीज़ अगर आप खरीद रहे हो तो उस पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किया जाता है, अब वो आप एडजस्ट कर सकते हो आपके इनकम टैक्स में, फाइनल इनकम टैक्स में। तो यहाँ पर बेनिफिट जो एजेंट को बिजनेस जो प्रमोशन स्ट्रेटेजीज होती है, टैक्स डिडक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, गिविंग बेनिफिट्स अग्रीड वैल्यू जो 20,000 से ऊपर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं, मतलब जीएसटी, तो जीएसटी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हमारा जो इनकम आ रहा है जीएसटी हमने देखा हुआ है। तो रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है जीएसटी में हमें देखने को मिल रही है पेंडेमिक के बावजूद, क्योंकि पेंडेमिक में लोग खरीद ही नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टिल उसके बाद भी जो जीएसटी उसका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। टैक्स पेयर्स इसके लिए अपलॉज, तालियां जो है वो डिजर्व करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कस्टम्स है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये फुली आईटी ड्रिवन हो जाएगी, है ना। देन उसके बाद जो कस्टम रिफॉर्म है, ड्यूटी रेट एक्सचेंज है, फेसलेस कस्टम्स यहाँ पर फुली स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ भी मतलब टेंशन की बात ही नहीं रहेगी। अब क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई तुम्हारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर इसके पास गए हो, ऑफिसर के पास, एंड देन उसने वहाँ पर आपको करप्शन वरप्शन, लेकिन अगर वो आप उसके पास जा ही नहीं रहे हो तो कहाँ से करप्शन, ऑनलाइन करप्शन मांगेगा, मांग ही नहीं सकता है। प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स कैपिटल गुड्स अगर आप देखोगे तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत इंपोर्ट कैपिटल गुड्स ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली जो सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स है, तो उसमें हमें आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखो कस्टम ड्यूटी रेट जो है वो कैलिब्रेट किए जाएंगे, जिससे कि रेट स्ट्रक्चर एक प्रोवाइड किया जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए।
कि भाई यहाँ पर फॉरेन से जो आ रहा है उसको यहाँ पर मतलब बेसिकली चाइना जो है इनडायरेक्टली उस पर शिकंजा कसने की यहाँ पर बात की जा रही है। ड्यूटी कंसेशन जो है यहाँ पर जो पार्ट्स हम ला रहे हैं उस पर ड्यूटी कंसेशन यहाँ पर दिया जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी अगर हम देखते हैं तो कस्टम ड्यूटी जो है पॉलिश डायमंड्स ये सब रिड्यूस किया गया टू 5%। सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इंप्लीमेंट किया गया है। कस्टम ड्यूटी जो है मतलब बेसिकली बिजनेसमैन जो है उनके लिए थोड़ा बेनिफिट यहाँ पर दिया गया है। बाकी अगर हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा सहूलियत या बेनिफिट जो है देखने को नहीं मिल रहा है। केमिकल्स अगर हम देखते हैं कस्टम ड्यूटी जो सर्टन केमिकल्स पर मिथेनॉल ये सब पेट्रोलियम रिफाइनिंग ये रिड्यूस कर दी गई है। देन एमएसएमई अगर हम देखते हैं तो कस्टम ड्यूटी जो है अम्ब्रेलास पर वो रेस की गई है टू 20%। एग्जाम्पशन जो है यहाँ पर रैशनलाइज और इम्प्लीमेंटेड टूल जो है एग्री सेक्टर का उसमें यहाँ पर एग्जाम्पशन जो है वो देखने को मिल रहा है। कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन जो है स्टील स्क्रैप यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है एक और साल के लिए कि भाई यहाँ पर भी तुमको मिल जाएगी। एंटी डंपिंग और सीवीडी जो है स्टेनलेस स्टील पर, कोटेड स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स पर, बार्स पर, अलॉय पर ये सब रिवोक कर दी गई है जिससे कि यहाँ पर हाई प्राइस जो है मेटल के लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में वो यहाँ पर किए जाए। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो भाई एक्सपोर्ट जो उसको भी बढ़ाना है ना, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट में एक्वाकल्चर बोलिए सभी फॉर्मेट में बढ़ाना है। टैरिफ मेजर जो है वो भी यहाँ पर ब्लेंडेड ऑफ फ्यूल जो है अनब्लेंडेड फ्यूल यहाँ पर एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी जो है 2 पर लीटर 2 रुपीज़ पर लीटर ये यहाँ पर 1 अक्टूबर से अट्रैक्ट करेगा ब्लेंडिंग फ्यूल जो उसका इस्तेमाल करने है ताकि हम पर्यावरण के लिए भी अच्छी चीज़ें जो है वो कर सके। तो अगर मेरी ओपिनियन के हिसाब से देखा जाए तो बजट जो है ये डिसेंट है। मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म जो है वो नहीं लिए गए हैं। एक मतलब जो ट्रेंड है जो कोरोना है उसकी वजह से अगर कोई भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अगर लिए गए तो हो सकता था कि वो अलग तरीके से पड़े। शायद इस डर से गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा मेजर्स नहीं लिए हैं। प्लस उसी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है उसका भी डर जो है गवर्नमेंट को सता रहा है और इसी वजह से जो मिडिल क्लास है या फिर जो बाकी सेक्टर्स हैं उनके लिए भी ज़्यादा कैपिटल बचे उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है कि भाई टैक्स रेट कम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। उसी के साथ साथ जो बिजनेसेस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है। तो अगर स्टार्टअप्स वगैरह करना है तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी आ सकती है ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है तो ये एक अच्छी चीज़ है। कैपिटल इससे यहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी जिसकी वजह से कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। तो अगेन यहाँ पर MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए, वेरियस जो कोर्सेस हैं उनको एंजॉय कीजिए। बाकी हम यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बाकी टाइम पर डू वॉट एवर यू डू मैन। चलिए तो मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।